वेलकम इन मानव इंस्टीट्यूट। जैसा कि आज से हम लोग का यूपीएसआई और एनटीपीसी के पर्सपेक्टिव से आपका टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो हमारा यूपीएसआई पर रहेगा। तो आज से हम मैथ का पहला क्लास स्टार्ट करेंगे और मैथ के बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं, इम्पॉर्टेंट आपके फार्मूलाज होते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो हमारे एग्जाम में से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड करेगा, उन सब को देखते हुए एक स्ट्रेटजी के साथ और एक साथ में प्रिपरेशन करेंगे और अपने एम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक ना। तो अपने मैथ के बारे में इंट्रो देने के लिए मैंने आपसे प्रीवियस दो वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अगर मैं इस वीडियो में बस शार्टली रिवाइज करूँ तो मैंने एक चीज़ बार बार कही है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग, जिसको आप कम से कम नॉलेज में अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकते हैं और सॉलिड, आपको सस्पेंस भी नहीं रहेगा कि मेरा गलत है कि सही है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ठीक ना। तो आज का जो वीडियो स्टार्ट करेंगे वो अपने मैथ को पहले इंट्रो, क्या कौन कौन सा चैप्टर आता है और उसके बाद कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कहाँ से हम पिकअप करेंगे, ठीक ना। देखिए, तो हमने हमेशा कहा है कि मैथ को हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो रहेगा इसे अप्लाइड मैथमेटिक्स या अरिथमेटिक्स कहते हैं, दूसरा पार्ट जो एडवांस मैथमेटिक्स का होता है। अप्लाइड में या आपका अरिथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन और फिर परसेंटेज, जितनी भी आपका ऐसे वर्क एंड टाइम एंड स्पीड, जितने न्यूमेरिकल्स जो नंबर्स यानी कि जो आपको आंकिक प्रश्न जो आते हैं नंबर्स के, जिसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट या मेंटल एबिलिटी से सॉल्व करते हैं, वो सब आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स में आते हैं, जिनको आप ऑप्शन से भी हिट कर सकते हैं। और दूसरा आपका होता है कौन सा, एडवांस मैथमेटिक्स, जिसमें ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेशन, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। जैसा कि जब कल मैंने एसआई का आपको सिलेबस समझा रहा था तो उसमें मैंने बहुत सारे चीज़ों को आपको बताया था, जो हमारा सिलेबस था कि जो हमारा मैथ का सिलेबस है उसके अंदर प्रॉपर 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन हम पूरे मैथ के रीड की तरह करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं तो नंबर सिस्टम के अंदर जब तक हम नंबर को नहीं जानेंगे तब तक हम अननोन चैप्टर में उसका यूज नहीं कर पाएंगे, अदर चैप्टर में उसका यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हमने परसेंटेज को नहीं पढ़ा तो हम परसेंटेज को, देखिए लगभग जितने चैप्टर हैं उसमें परसेंटेज का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हमको अनुपात समानुपात नहीं आता है तो अगर संख्याओं का अनुपात दे दिया तो उसको हम खंडित नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर काम समय की बात करें तो हमको पता नहीं है कि वर्किंग टाइम क्या होता है, काम समय क्या होता है, टोटल टाइम क्या होता है, किसी की क्षमता क्या होती है, तो हम उसको पाइप टंकी या काम समय नहीं कर पाएंगे। हमको पता ही नहीं समय क्या होता है, दूरी क्या होता है, चाल क्या होता है, तो हम सम दूरी चाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मेंसुरेशन में बात करें, अगर आपको 2D 3D पता ही नहीं है, मतलब 2D का शेप क्या होता है, 3D का शेप क्या होता है, तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक ना। तो आपका कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम बात करेंगे नंबर सिस्टम का, परसेंटेज का, रेशियो का, उसके बाद जितने भी अदर चैप्टर्स, ठीक ना। तो कोई लोग परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं, जिनको अच्छा लगता है कि नहीं हम परसेंटेज से पढ़ेंगे तो हमको उधर के जितने जैसे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसको हम आसानी से कवर कर लेंगे क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है। लेकिन हम जो स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे नंबर सिस्टम से। पहले नंबर को जानेंगे, नंबर क्या होता है, कैसे आपका नंबर्स का खेल कैसे किया जाता है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, या फिर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी फर्स्ट थिंकिंग एबिलिटी क्या होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन देखते समय क्या आप सोचे, कैसे सोचे, क्या करने से क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, इस सब चीज़ों को हम यहाँ पे थिंक करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो नंबर सिस्टम एक यूज चैप्टर है। यूज मीन्स कि इसके अंदर आप लगभग 3 से 4 चैप्टर को आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप इसको लार्ज वे में पढ़ें तो कम से कम लंबा टाइम इसी में लगता है, लेकिन हमको एक टारगेट बैच है तो टारगेट कितने चलेंगे, कुछ वर्क हम करेंगे, कुछ वर्क आप करेंगे, ठीक ना। तो मैथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, प्रैक्टिस। और एक बहुत पुरानी कहावत होता है, प्रैक्टिस में परफेक्ट, यानी कि एक प्रैक्टिस से क्या होता है, इंसान को परफेक्ट बना सकती है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना निखार होगा। देखिए प्रैक्टिस क्या कराती है कि अगर आप मैथ में प्रैक्टिस करते हैं ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको प्लस माइनस करना रहता है वो आसानी से कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल दो आपको, अगर आप किसी बनिया की दुकान पे जाएंगे, सब्जी वाले की दुकान पे जाएंगे, आप 10 सामान क्यों न ले लें, लेकिन अगर आप उनको जोड़ेंगे तो बिना कैलकुलेटर खटाक जोड़ बता देंगे कि हाँ आपका इतना पैसा हुआ। कैसे, उनका रोज का काम है और करते 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 उनका प्लस माइनस इतना एक्टिव हो गया है
कि आप 10-50 समानों का तो ये मुजवाने जोड़ देते हैं लोग। तो क्या है, प्रैक्टिस। इसीलिए क्या करते हैं कि अगर आपको मैथ में पारंगत होना है तो क्या कीजिए, कम से कम 50 क्वेश्चन तो पर डे सॉल्व कीजिए, एकदम टारगेट बना लीजिए, किसी एक प्रैक्टिस पेपर के थ्रू, किसी एक बुक के थ्रू। मैं किसी बुक को रिकमेंड नहीं करता हूं, आपको जो बुक लगे, क्योंकि बुक में क्वेश्चंस रहते हैं और क्वेश्चन ही सॉल्व करना रहता है। ये तो जीएस तो है नहीं कि इस क्वेश्चन इस बुक में गलत दिया है तो आप इस बुक को अप्रोप्रिएट कर लीजिए, नहीं, जो बुक आपके पास है उस बुक से पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए। जैसे आपका अगर मैथ में सपोज कीजिए कि एग्जाम में गए आप, तो मैथ में आपकी थिंकिंग एबिलिटी हाई है, तो मेरे हिसाब से क्या होता है कि जो बच्चे हमारे यहाँ मतलब पढ़ते हैं, या फिर जो बच्चे हैं, मैं खुद की बात करूँ, मतलब एज ए स्टूडेंट मैं भी हूँ, तो अगर थिंकिंग एबिलिटी क्या होती है, आपको किसी भी चीज़ को सोचने की क्षमता देती है। मान लीजिए मैं कहूँ कि अगर कोई जीएस का टॉपिक हो गया या फिर कोई रीजनिंग का टॉपिक हो गया, तो उसमें क्या है, थिंकिंग एबिलिटी कब बनेगी, और मैथ क्या करती है, उसी का थिंकिंग एबिलिटी का बैकबोन होता है। मैथ में क्या करते हैं, आप सोचते हैं हम कौन सा फार्मूला लें, किस स्टेप से चलें, आगे क्या करें कि हमको हमारा वैल्यू निकल जाए। तो अगर मैथ को प्रैक्टिस करेंगे बार बार ना, तो आपको थिंकिंग एबिलिटी और हाई होगी, ठीक ना। तो हम आप अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा संख्या पद्धति। ठीक ना। अब देखिए संख्या पद्धति क्या होती है, और संख्या पद्धति में क्या क्या इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग, और संख्या पद्धति से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी चीजों को हम एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक ना। संख्या पद्धति देखिए एक यूज चैप्टर, आपसे पहले बताऊं, संख्या पद्धति के अंदर आप लसम मस, घात घातांक, सिंप्लीफिकेशन, ये और वो डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब को इसी में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक ना। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक क्या होगा कि हम संख्याओं के बारे में जानेंगे, ठीक ना। देखिए एक चीज और, चीजें नहीं बदलती हैं, मतलब मैं करंट की बात करूं तो करंट अफेयर्स, जैसे मान लीजिए कल कुछ और था, आज कुछ और, एक परसों कुछ हो जाएगा। लेकिन देखिए यूपीएसआई हो, एसएससी सीजीएल हो, यूपीपी हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें मैथ पूछता है, तो संख्या पद्धति हर एग्जाम में इक्वली रहेगा। अगर यूपीपी हो उसमें संख्या पद्धति वही होगा, विभाजकता का नियम वही होगा, आभास संख्या वही होगी, सब कुछ वही होगा। होता क्या है, स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो उसमें जीएस का लेवल क्या होता है, और यूपीपी का एग्जाम देंगे उसमें जीएस का लेवल क्या होता है, बस लेवल का डिफरेंस होता है। तो हर एक टॉपिक में हमने बेस से उठा के टॉप तक पहुंचाया है, यहाँ भी वही काम करेंगे। तो वीडियो में कुछ कंटेंट ऐसे हो सकते हैं जो इक्वल हो, तो हाइपर मत होइएगा, क्योंकि हमने एसएससी जो हमारा फंडामेंटल बैच था और एसआई बैच था, तो कुछ चीजें जो होगी जो सिमिलरिटी हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें होगी जो एसआई के पर्सपेक्टिव से हमारा पूरा टारगेट जो होगा एसआई पर ही होगा, और एसआई पर्सपेक्टिव से आगे चलेंगे, ठीक ना। तो संख्या पद्धति क्या होता है, देखिए संख्या पद्धति के थ्रू इस चैप्टर के माध्यम से हम संख्याओं के बारे में जानते हैं। और दूसरी चीज क्या करते हैं कि संख्या पद्धति में एक चैप्टर होता है सरलीकरण, उस सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के माध्यम से हम ये देखते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो हम किस स्टेप को उठाते हैं, तो उस स्टेप के थ्रू हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए संख्या पद्धति में जो हमारा फर्स्ट जो स्टेप रहेगा, उसके बाद क्या, उसका क्या रहेगा, नोइंग नंबर, संख्याओं के बारे में जानना। देखिए पद्धति मतलब होता है कोई एक सीक्वेंस, कोई एक नियम के थ्रू चलने वाली सीरीज। तो पद्धति किसकी, संख्याओं की, मतलब हम इसमें संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्याएं होती क्या है, कौन कौन संख्या होती है और कैसे उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी सबसे जिससे पहली संख्या जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो हमारी है प्राकृतिक संख्या। देखिए इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। देखिए प्राकृतिक संख्या, अब देखिए इसका जो इंग्लिश है वो नेचुरल नंबर, यानी इसको डिनोट करते हैं किससे, एन से। कहीं भी अगर आपको किसी भी संख्या को एन कोऑर्डिनेशन आ गया, एन से डिनोट आ गया, एक इसको डिनोट कर रहा है आपका प्राकृतिक संख्या को। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी सभी संख्याएं जिनका प्रयोग आप गिनती में करते हैं। अब गिनती में कौन कौन सी संख्या का प्रयोग करते हैं, जब गिनती लिखते हैं तो क्या 0 1 2 3 लिखते हैं, नहीं ना, कहां से लिखते हैं, 1 से।
1 2 3 4 यानी गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याओं क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। मतलब जो n होगा वो क्या होगा आपका 1 2 3 4 ऐसे कहां तक? इनफाइनाइट तक। मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याओं क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक संख्या। अब देखिए जब प्राकृतिक संख्या बना तो प्राकृतिक संख्या में वैज्ञानिकों ने जब जीरो का इन्वेंट किया तो कहा कि अब हमारी संख्या क्या हो गई है? पूर्ण हो गई है। तो जब इसी प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, अब पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। तो ध्यान रहे, अब ये किससे स्टार्ट हुआ? W से, यानी इसको क्या कहेंगे? W। यानी n मतलब नेचुरल नंबर, W मतलब होल नंबर, मीन्स पूर्ण संख्या। तो जब हम अपने प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। मतलब क्या? 0 1 2 3 4 ऐसे करते कहां तक? इनफाइनाइट तक। मीन्स प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, ठीक ना। अब यहां से एक कंक्लूजन, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं? हाँ, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सभी पूर्ण संख्या के अंदर है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? नहीं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं में जीरो आएगा और जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका पूर्णांक, इसे कहते हैं इंटीजर। देखिए अब इसको किससे लिख रहे हैं? आई से। ये आपका आई हो गया। मतलब n मतलब नेचुरल नंबर, W मतलब पूर्ण संख्या, I मतलब इंटीजर। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? ऐसी सभी संख्याएं, यानी ऐसे कर लीजिए, ऐसे सभी पूर्ण संख्याएं जिनको आप संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं, या ऐसे कर लीजिए पूर्ण संख्याओं के साथ जब हम ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं उसे कहते हैं पूर्णांक। जब भी एग्जाम में आपको बोलता है कि दो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मीन्स देखिए अगर मैं कहूँ कोई क्वेश्चन लिखूं, इसीलिए कहते हैं ना कि नंबरों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अगर मैं कोई क्वेश्चन लिखूं, कहूँ इस संख्या में दो प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग किया जा रहा है, तो प्राकृतिक संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। मतलब जो आपकी संख्याएं उस प्रश्न में यूज की जाएंगी उनका आंसर हमेशा धनात्मक होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि संख्याओं में दो पूर्णांक हैं, मतलब दो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्याओं के साथ जब निगेटिव संख्याओं का भी प्रदर्शन किया जाता है उसे कहते हैं क्या? पूर्णांक। मीन्स देखिए अगर आप कक्षा 6 में पढ़े होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेजुएशन किए तो कक्षा 6 में पढ़े ही होंगे, उसमें हमने संख्या पद्धति पढ़ा था। मतलब क्या? बीच में जीरो लिखते थे, उसके राइट साइड में धनात्मक संख्या लिखते हैं और उसके लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्या लिखते हैं। मतलब ये संख्या रेखा हो गया। तो आपका जीरो धनात्मक संख्या, ये जो संख्या है ये आपकी पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो जब पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो मतलब जब क्वेश्चन में आपको पूर्णांक दे दिया, मतलब आपका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, विद जीरो भी हो सकता है। क्लियर? यानी कि आपका पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो के साथ प्राकृतिक संख्या, और पूर्णांक क्या होती है? पूर्ण संख्या के साथ जीरो। और समझ में आगे आइए। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसी प्राकृतिक संख्याओं को दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, ठीक ना। इसमें एक पार्ट जो बनता है वो बनता है सम संख्या, ठीक ना, और दूसरा जो बनता है होता है क्या? विषम संख्या। ठीक। और देखिए इसको एक मिनट के लिए ड्रॉप करते हैं। यहां पर आइए, यहां पर सीधे इसे क्वेश्चन पूछता है क्या कि संख्या रेखा में दाहिने तरफ कौन संख्या प्रदर्शित की जाती है? तो दाहिने तरफ क्या होती है? धनात्मक होती है, बाएं तरफ ऋणात्मक होती है। दूसरी चीज क्या पूछता है आपका कि अगर ये संख्या रेखा है, अगर इसमें दाहिने की तरफ जाएंगे, देखिए ऐसे खड़ा है तो दाहिना हमारा इधर है, जब दाहिने तरफ जाएंगे तो संख्याओं का मान बढ़ता है। मतलब ये छोटा होगा, फिर ये बड़ा होगा, फिर ये बड़ा होगा, फिर ये बड़ा होगा, फिर ये बड़ा होगा, फिर यानी जो जीरो होता है वो सभी ऋणात्मक संख्याओं से क्या होता है? बड़ा होता है। ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा, फिर आगे चलते रहिए 1 2 3 4 बड़ा चलता जाएगा, ठीक ना। अब आइए, सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर, ठीक ना, विषम कहते हैं ऑड नंबर, ठीक ना। देखिए सम संख्या क्या है? इवन नंबर। विषम संख्या क्या है आपका? ऑड नंबर। अब सम विषम में तुलना करते हैं। देखिए सम क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो दो से भाज्य हो, ऐसी सभी संख्याएं
जो 2 से भाज्य हो, मीन्स देखिए 2 4 6 8 10 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तो ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से भाज्य हो उसे कहते हैं सम संख्या। लेकिन ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं हो, मतलब 1 3 5 7 फिर इसके बाद 9 यहाँ से इनफाइनाइट तक, देखिए ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य हो उसे कहते हैं सम संख्या। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं हो उसे कहते हैं विषम संख्या। देखिए दोनों में एक समानता क्या है, 2 से 4 4 से 6 6 से 8 कितने का अंतर पड़ रहा है, 2 का। 1 से 3 3 से 5 5 से 7 कितने का अंतर पड़ रहा है, 2 का। ये नहीं कि सम है तो 2 का अंतर, विषम में 3 का अंतर, नहीं। सम हो या विषम हो उनके बीच अंतर हमेशा 2 का होता है। और यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, हमने लिखा 2 और 4, इनके बीच में क्या होगा, 3 होगा कि नहीं होगा। मतलब 2 सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या होती है और 3 और 5 लिखा इसके बीच में 4, यानी 2 विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होती है। इसका यूज कहाँ होगा, अभी मैं जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको बताऊंगा कैसे इसका यूज करेंगे। पसंद नहीं। देखिए 1 2 3 4, अब मान लीजिए अगर सम संख्या विषम संख्या में छोड़ के मैं एक छोटा बेस क्वेश्चन पूछूं आपसे, अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है, तो बेसिक था छोड़ दिया उसको। देखिए अंक क्या होता है, संख्याओं का जो सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, मान लीजिए मैंने लिखा 0 से लेके 9 तक लिखा, ठीक ना। अगर मैं 10 की बात करूं तो 1 और 0, 11 की बात करूं तो 1 1, मान लीजिए मैंने लिखा 56, तो यहाँ पे 5 अलग है 6 अलग है। तो देखिए अंक क्या होता है, संख्याओं की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे कहते हैं अंक। लेकिन देखिए अगर 9 की बात करें, हमने बोला 9, तो 9 क्या है, एक अंक तो है लेकिन अपने आप में परिपूर्ण है। तो जब कोई अंक स्टेबल हो जाता है उसमें, मान लीजिए मैं लिखूं यहाँ 56, अब 56 में 5 की बात करूंगा तो हमारा 56 कंप्लीट नहीं होगा ना, जब तक हम 6 को नहीं इंक्लूड कर देंगे। लेकिन 9 बोला तो 9 में तो एक अंक 9, लेकिन 9 कंप्लीट है, तो 9 एक अंक भी है और एक संख्या भी है। लेकिन यहाँ पर 5 एक संख्या नहीं है क्योंकि हमारा संख्या कितना है, 56। तो अंकों के मेल से क्या बनता है, संख्या बनता है, और संख्या के सबसे छोटी का क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, ठीक ना। तो अब मैं पूछूं संख्या, जब भी संख्या का जिक्र करूंगा तो कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर मैं 1 2 3 4 तो सब क्या है, संख्या ही है। अब मान लीजिए मैं बात करूं 10 11 12 सब संख्या है, लेकिन मैं लिख दूं 15, तो 15 में 15 आपकी संख्या है लेकिन 1 और 5 अलग अलग अंक है। तो मान लीजिए मैं अगर 1 से लेकर 100 तक का गिनती लिख रहा हूं और मैं पूछूं कि उसमें कुल कितना अंक है, तो आप उसके लिए हम अगले टाइप में सॉल्व करेंगे कि अंकों कैसे निकालते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारा आगे क्वेश्चन होगा कितना अंक है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर 100 तक कुल 100 ही संख्या आप लिखेंगे ना, ठीक ना। तो अब देखिए अगर मैं पूछ लूं कि 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं हैं, तो 10 हो गया। लेकिन मैं बोलूं 2 से लेकर 10 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, बस ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझ लीजिए, मुझे आगे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं पूछूं 2 से लेकर 10 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, देखिए यहाँ पे 10 संख्या नहीं है, कितनी संख्या है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, कुल कितनी संख्या है, 5 संख्या। यानी कि जब कोई सम संख्या का सीरीज हो और वो शुरू से यानी 2 से शुरू हो, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2। और मान लीजिए मैं कहूं 2 से सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, पूर्णांक मान लीजिए छोटा होता नहीं, अनंत चला जाएगा। तो आपसे अगर ये पूछे एक सम संख्या का सीरीज दे, कहां से, 2 से, और पूछे कि उस सीरीज में कुल कितनी संख्या का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो अंतिम संख्या है उसी का पढ़ के आधा कर लीजिए। तो 10 का आधा कितना होता है, 5। तो यानी कि 2 से लेकर 10 तक कुल कितनी संख्या प्रयोग कर रहे हैं, 5। अगर मैं विषम की बात करूं और पूछूं इसमें कुल कितनी संख्या है, तो 1 3 5 7 9, तो 1 2 3 4 5 कुल 5 संख्या को प्रयोग कर रहे हैं। इसमें कैसे निकालेंगे, जो अंतिम संख्या है उसमें 1 की वृद्धि कीजिए, जो आएगा फिर उसका आधा कर दीजिए, कितना का हो जाएगा, 10, ठीक। अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं कि 2 4 6 8 ऐसे करते करते लिखूं 50 तक, ठीक। यानी हमने 2 से लेकर 50 तक जब सम संख्या लिखा, पूछो इसमें को कितनी संख्याओं का प्रयोग करेंगे, तो 50 है ना, 50 का आधा कितना हो जाएगा पक्का, 25। अगर मैं इसी को लिखूं कि 1 3 5 7 ऐसे करते करते 79 तक मैं लिखूं, इसमें कितने विषम संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं आप, देखिए हर के बाद एक संख्या छूट रही है।
अब क्या कीजिए 79 से एक एक्स्ट्रा कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 80, और 80 का कितना हो जाएगा आपका 40, यानी 1 से लेकर 79 तक 79 तक कुल कितनी संख्या का प्रयोग करेंगे आप 40। क्लियर? आगे ये यानी आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, पूर्ण संख्या पढ़ लिया, पूर्णांक पढ़ लिया, सम पढ़ लिया, विषम पढ़ लिया और बस इतना पढ़ लिया। आगे ये इसको रेस करते हैं। देखिए जो हमारे अगली टॉपिक है वो हमारी है अभाज्य संख्या। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, एक होता है भाज्य, एक होता है अभाज्य, दोनों साथ लेके चलेंगे। देखिए इसे कहते हैं अभाज्य को प्राइम नंबर, या और कहते हैं इसको ऋण संख्या। ठीक ना? देखिए भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, देखिए ये अलग टॉपिक है, और लेकिन ये दोनों क्या है, एक टॉपिक है। ठीक ना? कंफ्यूज नहीं है। देखिए भाज्य क्या होता है, ऐसी संख्या जो एक से और खुद को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भी कटे। एग्जाम्पल में लिख दूं मैं 4। देखिए एक से तो कटेगा ही कटेगा, खुद से तो कटेगा, लेकिन ये 2 से भी कटेगा। ठीक ना? जो एक से खुद को छोड़ के किसी अननोन नंबर, किसी अदर नंबर से भी भाज्य होता है, उसे कहते हैं भाज्य। लेकिन देखिए कोई भी संख्या इस यूनिवर्स की हो, वो हमेशा एक से कटेगी और खुद से कटेगी, एक से कटेगी और खुद से कटेगी। तो जब कोई संख्या एक से और खुद को छोड़ के किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे कहते हैं अभाज्य। देखिए अगर आप एसआई के पेपर पर तो आपको हिंदी आना भी कंपलसरी है, तो अगर मैं अभाज्य लिखूं ऐसे, अभाज्य, आपको पता है जिसके आगे भी अ लगता है, अब मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में, तो इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, अब इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय करते हैं, सॉरी उपसर्ग प्रत्यय नहीं, चलिए जो भी हो हिंदी आप पढ़ लिएगा। तो जब किसी भी वर्ड के आगे प्रीफिक्स लगता है, मतलब वर्ड के आगे जब किसी संख्याओं को जोड़ के बनाते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे हम लिखा उप को बनाना है तो उपकार लिख दिया, ठीक ना, उपमेय लिख दिया, तो हम उप को जोड़ के बना रहे हैं ना, उसे क्या कहते हैं, मैं बोल रहा हूं। तो जब किसी शब्द के आगे किसी संख्या को जोड़ते हैं और ये प्रीफिक्स कौन सा लग रहा है, अ, जब किसी भी शब्द जो अ से लिख के बना रहता है उसे क्या कहते हैं, वो निगेटिव सेंस देता है, मतलब भाज्य जो कटे, अभाज्य जो कटे ही ना, पसंद आ रही है। तो अभाज्य मतलब ऐसी संख्याएं जो एक से और खुद को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भाज्य न हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। मीन्स देखिए अगर एक की बात करें तो एक तो खुद भी कटेगा, दूसरे सबको काटेगा, इसीलिए एक को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कहां शुरू करेंगे, 2 से। देखिए 2 संख्या क्या है, जो एक से कटेगा, खुद से कटेगा, एक से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 2 के बाद आएगा 3 के बाद आएगा 5 के बाद 7 का 11, फिर 13 के बाद आपका 17 के बाद 19 के बाद आपका 23 के बाद 29 के बाद 31, फिर आपका ऐसे कंटिन्यू क्या रहता है, चलता रहता है। ठीक ना? ये आपके क्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए अब इसमें से कोई संख्या ऐसी है जो एक से और खुद को छोड़ किसी अन्य नंबर से कटे, नहीं कटे, तो यह आपकी क्या है, अभाज्य संख्या। तो मीन्स जब आपकी अभाज्य संख्याओं की बात करेगा तो मन में यही होना चाहिए, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक और खुद को छोड़ किसी अन्य नंबर से न कटे। ठीक। अब देखिए एक चीज हमने जब सम और विषम को पढ़ा था, तो हम सम विषम में देख रहे थे कि संख्याओं का जो कालांतर था, यानी एक के बाद जब दूसरी संख्या आ रही थी, उनके बीच जो कॉमन डिफरेंस था हर जगह इक्वल था, वो एक सीरीज पे चल रही थी। श्रेणी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो वो एक श्रेणी में चल रही थी, सीरीज में चल रही थी। लेकिन देखिए यहाँ पे कोई सीरीज नहीं है। 2 के बाद 3, 1 का अंतर, 3 के बाद 2, 5 के बाद 7, 11, 13, देखिए 7 के बाद 11, 4 का अंतर। तो यहाँ पे कोई सीरीज नहीं है। ये आपको पहचानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके नोइंग नंबर कौन कौन से प्राइम नंबर है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी मैंने देखा है बुक में कुछ तरीका ऐसे दिए रहते हैं, कहता है कि नहीं ये ना प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो उसका तरीका दिया रहता है, ऐसे फाइंड करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अप्रोप्रिएट रहता है। ये आपका अपने बस माइंड थिंकिंग के ऊपर है, ठीक ना। तो देखिए 2
क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक ना। 2 क्या है आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, लेकिन 2 इकलौती अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। पसंद में 2 सम संख्या है प्लस अभाज्य संख्या है। इसके बाद क्लियर कीजिए, देखिए ये 23 के बाद ही 25 आएगा ना, इसी वजह 25 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब देखिए 1 से लेके जब 25 तक गिनती लिखेंगे तो वहां तक कुल 9 अभाज्य संख्या मिलेंगी आपको, ठीक ना। 1 से लेके जब 25 तक गिनती लिखेंगे तो कुल 9 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। जब 1 से लेके 50 तक गिनती लिखेंगे तो कुल आपको 15 अभाज्य संख्या मिलेंगी। और जब 1 से लेके 100 तक गिनती लिखेंगे 100 तक तो कुल आपको 25 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। लीजिएगा मतलब 1 से लेकर 25 तक 9 संख्याएं, यानी 1 से लेकर 25 तक की गिनती में कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 50 तक की गिनती में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए अब इसके जब आगे बढ़ते हैं तो अब इस अभाज्य संख्याओं में अब इस अभाज्य संख्याओं को हम कैटेगराइज करेंगे 2 पार्ट में, ठीक ना। अब इस अभाज्य संख्या में 2 पार्ट क्या बनेगा आपका, एक को कहते हैं असहभाज्य, देखिए असहभाज्य, कहीं इसको सहअभाज्य भी लिखा रहता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज है, असहभाज्य या सहअभाज्य। ये आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बनता है आपका ट्विन प्राइम, ठीक है। यानी पहला क्या बना आपका असहभाज्य, दूसरा बना आपका ट्विन प्राइम। अब देखिए ट्विन प्राइम मतलब जुड़वा अभाज्य। अब ये दोनों नंबर क्या होते हैं, देखिए असहभाज्य क्या होता है, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर मींस HCF वनली 1 होता है, उसे कहते हैं असहभाज्य। मींस देखिए मैंने लिखा 2 और 3, आपको पता है अगर मसो के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होगी, आई थिंक अगर आप SI के लिए अप्रोप्रिएट हैं तो आपको मसा एलसीएम कुछ तो आता ही होगा अच्छे से। तो देखिए अगर 2 और 3 है और नहीं आता होगा तो वेट कीजिए कुछ टाइम, मैक्सिमम 5 या 6 वीडियो बाद ऐसे वैसे चलेगा। तो 2 और 3 का अगर आप मसा निकालेंगे तो 2 3 का जो मसा होगा मतलब क्या, आपको पता है संख्याओं का जो मसा होता है वो संख्याओं को काटता है। तो 2 और 3 किस संख्या से कटेगी, तो 1 को छोड़ के और कोई संख्या है जो 2 को भी काटे 3 को भी काटे, नहीं। मैंने लिखा 4 और 15, कोई संख्या है जो 4 को भी काटे 15 को भी काटे, नहीं। मैंने लिखा 50 और आपका 93, कोई संख्या है जो 50 को भी काटे 93 को भी काटे, नहीं। मतलब मैंने लिखा 2 4 और 9, कोई संख्या है जो 2 को भी काटे 4 को भी काटे 9 को भी काटे, नहीं। यानी ये जो संख्याएं हैं ऐसी संख्याएं जिनका मसा 1 को छोड़ के कोई भी अन्य नंबर न होता उसे कहते हैं असहभाज्य या सहअभाज्य। कोई डाउट? आगे ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम मतलब जुड़वा अभाज्य, मीन्स ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच अंतर 2 का होता हो, ठीक ना। यानी ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच डिफरेंस कितने का होता है, 2 का। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं यहाँ पे संख्या लिखा था 2 3 5 7 फिर 11 13 17 19, मान लीजिए इतनी बात करूं, मैं लिखा 3 5, ठीक है, 3 5 की बात किया या 5 7 की बात किया या 11 13 की बात किया या 17 19 की बात किया। देखिए इन सभी संख्याओं में कितने कितने का अंतर है, 2 का। यानी कि जब ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच अंतर कितने का हो, 2 का हो, उसे कहते हैं क्या, जुड़वा अभाज्य। असहभाज्य क्या होता है, ऐसी संख्याएं सिर्फ अभाज्य संख्या नहीं, सभी संख्याएं, आप किसी को ले लीजिए, देखिए 50 सम संख्याएं, 4 सम संख्याएं, 15 विषम संख्याएं, मतलब क्या, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, लेकिन जितनी संख्याओं की आप ग्रुपिंग कर रहे हैं उनका जो HCF है कितना होना चाहिए आपका, ओनली 1 होना चाहिए, ठीक ना। यानी ऐसी सभी संख्याएं जिसका HCF 1 होता है उसे कहते हैं क्या, सहअभाज्य, असहभाज्य या सहअभाज्य। आगे ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भिन्न। तो देखिए भिन्न क्या होता है, देखिए
भिन्न क्या होता है? अगर भिन्न की बात करें तो भिन्न जब किसी पूरे रूप में, यानी किसी पूरे रूप में जब किसी छोटे से हिस्से को दर्शाया जाता है उसे कहते हैं भिन्न। जैसे मैं आपको और एग्जांपल दूं, एक क्लास में कुल 100 बच्चे हैं, ठीक, उसमें से मैं कहूँ 10 लड़कियां हैं, 90 लड़के हैं, मैं कहूँ लड़कियों का भिन्न कितना है, कुल कितने बच्चे हैं? 100 में से जब लड़कियों की मात्रा को दिखाया जाएगा उसे कहेंगे भिन्न। कुल कितने बच्चे हैं? 100, कितनी लड़कियां हैं? 10। पसंद नहीं? अब जो ऊपर रहता है उसे कहते हैं अंश। वर्ड को ध्यान से देखिएगा, अंश, नीचे कहते हैं हर। अंश क्या होता है? आप नहीं कहते ये मेरे अंश का है, यानी कि वो मेरा हिस्सा है। हिस्सा क्या? जब टोटल पार्ट में से किसी एक उसके पार्शली पार्ट को दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंश। जैसे मान लीजिए मैं एक लिखूं ऐसे, आपका बना दो स्क्वायर, ठीक ना, इस स्क्वायर को मैं इतने पार्ट में बांट दूं, बांट दिया, हमने एक पार्ट को यहाँ पर रंग दिया, पूछा कि जितने पार्ट को कलर कर रहे हैं इस टोटल पार्ट का भिन्न कितना है? देखिए तो कुल पहले निकालिए, कुल कितना हिस्सा है? 9 हिस्सा है, तो कुल जितना हिस्सा रहता है उसे कहते हैं 9। हर मतलब क्या? जितने में से केयर कर रहे हैं आप, जितने में से आप ले रहे हैं, और इसको आप रट लीजिएगा। इसको रट लेंगे तो प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट में खत्म कर दूंगा। यानी कि जितना टोटल हिस्सा होता है, मतलब जितने से आपको कंपेयर करना रहता है उसको कहाँ लिखते हैं? हर में। जितने से आपको कंपेयर करना है उसे क्या लिखते हैं? हर में। और जितना, कितने को, कितने हिस्से को पेंट कर रहे हैं आप? एक हिस्से को, इसका भिन्न हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दूं, अगर आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने आपको डिस्काउंट दिया, तो कितने रुपए पे दिया? तो जो रुपया आपके बुक के ऊपर लिखा रहेगा उतने रुपये पे छूट देगा ना, उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे। तो लाभ हानि जब पढ़ाएंगे तो वहां पर डिटेल में आपको बताएंगे कैसे हम कर रहे हैं वहां पे। बस यहाँ पे इतना समझिए कि जितना टोटल की बात किया था उसको नीचे लिखते हैं, उसमें से जितने को लिया था उसको ऊपर लिखते हैं। क्लियर? आगे ये तो इसको देखिए, भिन्न को अगर मान लीजिए एक वर्ड ये हुआ कि अंश और हर में प्रदर्शित करने वाली संख्याओं क्या कहते हैं? भिन्न। या फिर ऐसे समझ लीजिए, तो अंश में कुछ भी हो, हर में कभी भी 0 ना हो। हमने जब अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तो वहां पे 2 अंक पढ़ेंगे। अगर एक को कहें तो एक होता है आपका चर, एक होता है अचर। देखिए अब यहाँ भी अ मतलब क्या? जो नहीं। चर मतलब जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे एग्जांपल दूं मैं, अगर मैं लिखूं x, तो आप x का मान कभी 2 देखेंगे, कभी 5 देखेंगे, कभी 10 देखेंगे, मतलब जिसका मान हमेशा चेंज होता है उसे कहते हैं वेरिएबल, चर। तो अगर जिसका मान न बदलता हो, जैसे 2, अब आप मौसम में भी 2 को 2 पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुएशन में 2 को 2 पढ़ेंगे, मतलब 2 की वैल्यू हर जगह 2 ही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, मीन्स अचर है। तो हर का मान तो कुछ भी हो, लेकिन अंश का मान तो कुछ भी हो, लेकिन हर का मान कभी भी 0 न हो, ठीक ना। इसे कहते हैं क्या? भिन्न। और जब परिमेय संख्या पढ़ेंगे तो वहां से ढंग से क्लियर कर लेंगे कि होता क्या है। क्लियर? आगे आइए, इसके बाद ही हमारा है परिमेय संख्या। ये आपको एग्जाम में पूछता है सीधे सीधे। देखिए ये आपका परिमेय संख्या, ये आपका अपरिमेय संख्या। देखिए एक चीज यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, एक बार क्या हुआ कि मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ। मैं टेट का बैच ले रहा था तो एक लोग को बहुत आपत्ति थी कि सर परसेंटेज नहीं पूछता है, तो आप परसेंटेज क्यों इतना देर तक पढ़ा रहे हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि परसेंटेज का क्वेश्चन परसेंटेज में ही पूछे। अगर मान लीजिए सपोज प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन में परसेंटेज नहीं होता है, नंबर सिस्टम परसेंटेज ऐसा चैप्टर जो सब में होता है, तो देखिए जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पढ़ रहे हैं सब एग्जाम में ही आए। नंबर सिस्टम या फिर कोई टॉपिक हो उसको पढ़ना मतलब एक कड़ी को दूसरे कड़ी को जोड़ना। अगर मान लीजिए परिमेय संख्या का नहीं पता रहेगा और आगे किसी क्वेश्चन मान लीजिए वो क्वेश्चन परसेंटेज का ही हो, उसमें परिमेय संख्या को इंक्लूड कर दिया तो हमको पता ही नहीं परिमेय संख्या कहाँ होती है, तो क्या निकालेंगे। तो मतलब सब एक चेन है, एक चेन है, उस चेन के कड़ी को हम एक एक मोती की तरह सीक्वेंस में गूंथते जाएंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए हमने हमेशा एक नंबर पढ़ा है, बचपन से कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नंबर जिसको P/Q में डिनोट कर लिया जाए। तो PQ क्या होता है? देखिए ये कोई प्रॉपर कोई चीज नहीं है। P एक वेरिएबल है, एक चर संख्या को इंडिकेट करता है, Q भी एक चर संख्या को इंडिकेट करता है। हम इसको A भी लिख सकते हैं, A भी को छोड़िए आप क/ख लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मतलब कहने क्या है,
जो अंश और हर में लिखा जाए, ठीक ना, जो P अपन Q में लिखा जाए, P की वैल्यू कोई भी आई हो, आई मीन्स क्या, इंटीजर, जो प्लस भी डिनोट करता है माइनस भी करता है विद जीरो, यानी P की वैल्यू कुछ भी हो, जीरो प्लस माइनस कुछ भी हो, लेकिन Q की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल ना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो मैंने लिखा आपका कि 5/1 ये क्या है, परिमेय संख्या है, -4/8 क्या है, परिमेय संख्या है, 10/100 क्या है, परिमेय संख्या है, 0/5 ये क्या है, परिमेय संख्या है। अंश में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, हर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर लिख दिया मैंने 10/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, कि जब कभी भी किसी संख्या में किसी संख्या से जीरो में भाग देते हैं तो उसका आंसर हमेशा जीरो होता है। जब किसी संख्या से जीरो में भाग देते हैं उसका आंसर जीरो होता है, लेकिन जब किसी भी संख्या में जीरो से भाग देते हैं उसका मतलब होता है अपरिभाषित। मीन्स आज तक मैथमेटिशियन ने उसको परिभाषा ही नहीं दिया है कि जब जीरो से भाग देते हैं तो उसका आंसर या फिर उसकी लेंथ नंबर्स की कितनी होती है, ठीक ना। अगर आप जीरो में जीरो से भाग दें ये भी क्या होता है आपका अपरिभाषित, समझ में, यानी इसका डिस्कवर आज तक हुआ ही नहीं है, इसका इन्वेंशन अब तक हुआ ही नहीं है। मतलब कि जब कभी भी Q की वैल्यू जीरो हो मतलब क्या रहेगा आपका अपरिमेय संख्या। अब देखिए अगर मैं परिमेय को और क्लासिफाई करूं तो मैं आपको एक नंबर बताता हूं जिसे कहते हैं आवर्त अनावर्त। इसे देखिए, अब दशमलव दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सतत दशमलव, एक होते हैं असतत। देखिए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मान लीजिए इसको थोड़ा ईजी कर देता हूं, मैंने 17 लिखा, ठीक ना, 17 मैंने 5 से भाग दिया तो 5 तिहाई 15 बचा 2, दशमलव ला के 0 बढ़ाया, 5 चौक को 20, ये पूरा कट गया। कुछ शेष बच रहा है कि हम इसको आगे बढ़ाएं, नहीं, यानी 3.4 क्या है, एक अंत हो गया। 0.4 के बाद इसका कोई और छोर नहीं है, और छोर है, ये अंत हो गया यहाँ पे। तो जब दशमलव के बाद संख्या का समापन हो जाए तो मतलब उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक ना। लेकिन अगर अंत ना हो, अब अंत दो तरीके से नहीं होता है। ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं लिखूं आपका 1 में 3 से भाग दो तो दशमलव ला के 0 बढ़ाइए, 3 3 के 9, फिर 1 फिर 0 फिर 3 3 9, फिर 1 फिर 0 फिर 3 3 9, मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा ना। तो क्या इसका टर्मिनेटिंग, देखिए अगर आप हॉलीवुड के फैन होंगे, एक मूवी टर्मिनेटर, और टर्मिनेट एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है अंत, समाप्त। तो क्या ये कहीं समाप्त हो रहा है, नहीं, ये 3 3 3 3 आगे रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक हर कंडीशन बच रहा है। तो यानी कि ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये क्या टर्मिनेटिंग है। देखिए अब नॉन टर्मिनेटिंग जो असतत होता है, जो सतत न हो, अब असतत ये भी दो तरीके के होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप अगर 22 में भाग देंगे 7 से, ठीक ना, देखिए ये आपने 10 में जब 3 से भाग दिया, मान लीजिए 1 में 3 से भाग दिया तो 3 3 3 3 मतलब दशमलव के बाद एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, सिर्फ 3 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक ना। लेकिन अगर 22 में 7 से भाग देंगे तो 3.1 4 2 ऐसे करके आता रहेगा, मतलब एक के बाद 4 आया, 4 के बाद 2 आया, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ये भी आपकी असतत है लेकिन रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो जब संख्याओं का दशमलव के बाद रिपीटेशन हो और संख्याओं का दशमलव बाद संख्या स्थिर हो जाती है तो ये भी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या होती हैं। कोई डाउट? जैसे मैं लिखूं आपका कि 2.5 5 5 5 5, ये सब देखिए एक ही अंक का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो क्या है आपकी परिमेय संख्या। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसी को लिख दूं मैं 1.11 2 2 3 3 4 4 5 5, देखिए एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, ये क्या है आपकी है परिमेय संख्या। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे कंटिन्यू कर दे 1.3 4 5 8 2 1 5 3, कुछ भी लिख दूं ऐसे करते करते, तो क्या कोई रिपीटेशन है? नहीं, यानी ये परिमेय संख्या आपकी नहीं है। यानी कि नॉन रिकरिंग, जो देखिए एक होता है रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग। तो जो रिकरिंग नंबर होता है या फिर नॉन रिकरिंग, देखिए ये सब क्या है, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है,
जो अंत ही ना हो, जो कंटिन्यू डिवाइड के बाद बढ़ती रहे, लेकिन जब एक सीक्वेंस को फॉलो करें उसे कहते हैं आपका परिमेय संख्या। कोई डाउट नहीं है ना। आगे ये अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या कोई नियम नहीं है। जैसे परिमेय संख्या क्या था, ऐसी संख्या जो P/Q में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय का कोई रूल नहीं है। अपरिमेय क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो परिमेय ना हो वो अपरिमेय होती है, बस यही है। अब देखिए अब कौन कौन संख्या परिमेय ना हो, जैसे अभी पीछे क्या दिया, जो नॉन टर्मिनेटिंग था, जिसका कोई जो आपका रिपीटेशन नहीं था और अनंत तक बढ़ती चली जा रही थी, ये किस में आएगी, आपकी अपरिमेय में आएगी। देखिए ये आपकी अपरिमेय है, 22 में आपने 7 से भाग दिया था ना, ये आपकी परिमेय है। लेकिन जब इसको 3.14 ऐसे करके लिख देंगे, ये आपकी अपरिमेय है। बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका, 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन जब भाग देके 3.14 ऐसे नॉन रिपीटेड नंबर में लिख देंगे तो ये आपकी अपरिमेय है। अब देखिए अपरिमेय क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं ना, एंड दशमलव के बाद जिनका रिपीटेशन कंटिन्यू नहीं रहता है। ऐसे मैं लिखूं करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 4, करड़ी में 5, ठीक ना। अब करड़ी में 2 का मान देखेंगे 1.414 ऐसे आपका चलता रहेगा, 1.732। देखिए किसी का रिपीटेशन नहीं होगा, 414 ऐसे, इसके बाद कुछ नंबर आएगा मुझे याद नहीं है, 732 लास्ट में 1 आता है, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है, ऐसा कोई रिपीटेशन नहीं है। 5 का भी 2 समथिंग आता है, कोई रिपीटेशन नहीं है। यानी जितनी भी नंबर करड़ी में रहती है वो आपका मोस्टली अपरिमेय। लेकिन करड़ी में 4 की बात कीजिए तो करड़ी में 4 को आप ऐसे 2 × 2 लिख सकते हैं, इसमें से एक को बाहर करेंगे तो +2 और -2। आपका अगर आपको पता होगा जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल के बाद संख्या को +- में रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट नहीं है ना। अगर मान लीजिए एक बार हमने प्लस लिया, एक बार माइनस लिया, तो इसको बटा एक नहीं कर सकते हैं। क्या हर में 0 है? नहीं है। जब अंश में कुछ भी हो, हर में 0 तो उसे क्या कहते हैं, आपका परिमेय संख्या। समझ नहीं, यानी कि करड़ी में 4 क्या है, परिमेय संख्या है। मैं लिखूं करड़ी में 100 तो करड़ी में 100 को आप 10 नहीं लिख सकते हैं, मतलब क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। तो ये नहीं कि कोई संख्या करड़ी में हो गई तो आंख बंद कर उसको अपरिमेय कर दीजिएगा, नहीं, उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर उसका वर्गमूल निकल रहा है तो क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। कोई डाउट नहीं है ना। ये आपका था अपरिमेय संख्या। आगे आइए, चलिए एक होता है वास्तविक संख्या, एक होती है अवास्तविक संख्या। सारी संख्याओं को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एक होती है हमारी वास्तविक संख्या, दूसरी होती है आपकी अवास्तविक संख्या। देखिए इसे कहते हैं रियल नंबर और इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। देखिए रियल मतलब वास्तविक संख्या, मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिसका वास्तव में कुछ मान होता हो। जैसे गिनती में आप जितनी संख्याओं का प्रयोग करें, 1, 2, 3, 4 माइनस प्लस कुछ भी, सारी संख्याओं, चाहे रिकरिंग नंबर हो, चाहे परिमेय संख्या, चाहे अपरिमेय संख्या, कोई भी नंबर जिसको आप नोट डाउन, जिसको आपको पास एक परफेक्ट वैल्यू पता हो, जिसको पता हो कि नहीं यहाँ इतना हो सकता है, वो किसमें होगा, आपका वास्तविक संख्या। इमेजिनरी क्या होता है, जिसको आप मैथ में कल्पना ही कर सकते हैं। अगर सपोज अगर आप 12th में मैथमेटिशियंस रहे होंगे तो आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो वहां पे एक नंबर हमने पढ़ा होगा इमेजिनरी नंबर आई। इसके लिए बस इकलौता एक कंडीशन क्या होता है, जब कोई भी संख्या करड़ी के अंदर माइनस में लग जाए, जब कोई भी संख्या करड़ी के अंदर माइनस में लग जाए, इसको क्या कहते हैं हम, इमेजिनरी नंबर। बस एक कंडीशन। और आप अगर 12 में मैथ पढ़ा होगा तो वहां पर हमने लिखा होगा -1 करड़ी में -1 = i, ठीक ना। ये क्या था, इमेजिनरी नंबर, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। पसंद में आई। मतलब वास्तविक संख्या क्या होती है, मैथ में जितनी संख्याओं का आप प्रयोग करते हैं उसे वास्तविक, और अवास्तविक क्या होता है, मतलब इमेजिनरी लाइन, ठीक ना। उसके बाद आगे जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे कहते हैं हम क्या, दशमलव नंबर। उसको समझ लीजिए। देखिए डेसिमल, दशमलव। अब देखिए दशमलव का यूज करते कहाँ है, करते ही क्यों है। देखिए सपोज कीजिए मैंने आपको 2 सेव दिया, ठीक, और एक सेव का काट के कुछ हिस्सा आपको दे दिया। मतलब मैंने आपको 2 सेव दिया, ठीक है, ये आपका सेव हो गया। मैंने एक सेव को काट के ऐसे, इसका एक हिस्सा बस आपको ऐसे दे दिया, ठीक ना। अब बताइए 2 सेव ये, लेकिन ये पूरा सेव नहीं है। जब इस 2 के साथ इस कुछ पार्सली मतलब कुछ हिस्सा
इस पूरे से के कुछ हिस्सा को दिखाना रहेगा तो हम उसके लिए दशमलव यूज करेंगे। मतलब दशमलव क्या होता है, अपूर्ण संख्याओं को दर्शाने के लिए हम दशमलव का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा संख्या रेखा, यहाँ पे 0 1 2 और यहाँ पे लिखा 3, ठीक ना। हम 0 से 1 गए, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, ये पूर्ण चल रहे हैं। लेकिन मान लीजिए मैं इनको यहाँ पे ठहरना है, तो 0 से तो 1 गए लेकिन 1 से 2 पहुंचे नहीं, 1 से कहाँ पर हमें बीच में ही है। मतलब ये संख्या इतना जो नंबर रहेगा तो उसको किस में हम लोग दिखाएंगे, दशमलव में। जैसे हमने लिखा मान लीजिए 1.452, मतलब एक तो कंप्लीट है लेकिन दशमलव के बाद इधर का जो नंबर है वो क्या है आपका, इनकम्प्लीट है। दशमलव में एक खेल होता है संख्याओं के गुणनफल का, मतलब 10 100 1000 ऐसे संख्याओं का गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो दशमलव कितने गिर सकता है वो हम चलेंगे जब संख्या पद्धति में तो हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक ना। तो मतलब कहने क्या है कि जब दशमलव में राइट साइड, देखिए हमने ऐसे खड़ा हो गया, ये राइट और ये लेफ्ट, तो जब दशमलव के राइट साइड की बात करेंगे, इधर की जो संख्या होती है वो होती है अपूर्ण संख्या, और इधर की संख्या क्या कहते हैं उसको, पूर्ण संख्या। मीन्स अगर हमने 0.958 लिख दिया, ये अपूर्ण है, मतलब हमेशा 1 से छोटी रहेगी, हमेशा 1 से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। अगर हमने 5 लिख दिया मतलब क्या, 5 पूर्ण है लेकिन ये जो है 1 से छोटी है। अब मान लीजिए अगर सपोज 6 रहता तो यहाँ पे टोटल 6 रहता ना, ये 1 से छोटा है तभी तो 5 के पार, लेकिन 6 से पहले है, कोई डाउट नहीं ना। इसमें एक नंबर पूछता है इसका विस्तारित फॉर्म, जैसे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता है, क्या क्वेश्चन में विस्तारित देखे स्थानीय मान और जातीय मान, उसको मैं जब स्थानीय मान जातीय मान डिस्क्राइब करूंगा आगे, लेकिन बस यहाँ विस्तारित फॉर्म, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं 453, इसको विस्तारित करना है तो आप 400 और +50 और +3 लिख देंगे। लेकिन इस चीज को मैं लिख दूं कि 483.5 ऐसे लिख दूं। अब क्या मान लीजिए लिखेंगे तो 400 + 80 + 3 ऐसे तो लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 5 कितने प्लेस पर है, 1 प्लेस पे, तो 10 से भाग। 8 कितने प्लेस पर है, 2 प्लेस पे, तो 100 से भाग, प्लस 3 कितने प्लेस पे, 3 प्लेस पे, तो 1000 से भाग। तो ये था आपका विस्तारित फॉर्म, समझ में आ रही। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस। कौन कौन संख्या हमने देखा, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, उसके बाद हमने अभाज्य संख्याएं, अभाज्य में भाज्य, असहभाज्य, प्राइम, ट्विन प्राइम मतलब जुड़वा अभाज्य, उसके बाद भिन्न, भिन्न के बाद परिमेय, परिमेय मतलब अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्या, फिर हमारा दशमलव, ठीक ना। इसके बाद कुछ जो टॉपिक्स हैं जो इसमें से इससे जो क्वेश्चन पुट किया था, देखिए अब तक क्या पढ़ा हमने, अब तक बस बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आखिर होते क्या, नंबर सुझाना है। अगली जो वीडियो हमारी रहेगी उसमें हम इस वीडियो का कंप्लीट एनालिसिस करके उसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे और उसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, इजी से इजी क्वेश्चन बना के सॉल्व करते रहेंगे। और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।